कैसे हो आप सभी लोग। देखो बच्चों, मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है और उसी चैप्टर 2 को मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। चैप्टर 2 के अंदर आज हमारी लास्ट क्लास होगी जो चैप्टर 2 से रिलेटेड होगी। उसके बाद में जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग टॉपिक कर रहे थे पश निषेचन प्रावस्था चल रहे थे। तो पश निषेचन प्रावस्था के अंदर हमने भ्रूण कोश पढ़ लिया, भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लिया, बीज से संबंधित अपने बात कर ली और आज हम अध्ययन करेंगे फल क्या होते हैं। शायद आपने 11वीं क्लास में भी फल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन आराम से पढ़ेंगे फल क्या होते हैं। तो सुनो, फल क्या है जिसको आप खा रहे हो ना, फल खाते हो ना, मैं उन्हीं फलों की बात कर रही हूँ कि वो है क्या हकीकत में। देखो हकीकत में वो एक क्या है, एक पादप है। एक पादप के क्या लगा, पुष्प लगा। उस जो पुष्प है उस पुष्प के अंदर लैंगिक जनन हो गया। उसके अंदर क्या हो गया, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किससे संबंधित है, निषेचन से संबंधित है ना। उसके अंदर जैसे मान लो एक क्या है, ये है जायांग, स्त्री केशर। क्या है, स्त्री केशर। स्त्री के केशर में ये वाला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। और उस बीजांड में क्या होता है, भ्रूणकोश होता है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ी है। तो अब सुनो, हमने क्या कहा था पीछे वाली क्लास के अंदर कि निषेचन के बाद में जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद में बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही निषेचन के बाद में जो अंडाशय है वो परिपक्व होकर के फल का निर्माण कर लेता है। निषेचन के बाद में अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण कर लेता है। तो आप क्या कह दो, परिपक्व अंडाशय। क्या कह दो, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। अंडाशय क्या कहलाता है, फल। अब यहाँ देखो, ये जो अंडाशय की भित्ति है, क्या ये अंडाशय की भित्ति, तो यहाँ जो अंडाशय है, जो अंडाशय उसकी जो भित्ति है वो क्या बना लेती है, फल भित्ति बना लेती है। फल भित्ति बना लेती है। फल जो भित्ति है उसके 3 भाग है। फल भित्ति का बाह्य भाग क्या कहलाता है, एपिकार्प कहलाता है। फिर बीज का जो भाग है वो मीजोकार्प कहलाता है। और जो अंदर वाला है वो एंडोकार्प कहलाता है। अभी उदाहरण देती हूँ, उदाहरण सुनो। आम की मैं बात करूँ, एक आम है ना। आम का जो छिलका आपको दिखाई दे रहा है वो एपिकार्प है। आम का जो रस आप चूसते हो, उसको खाते हो, जिसका जूस बनाया जाता है, वो क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया। यानी रस वाला भाग क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया। अंदर जो गुठली है वो क्या कहलाती है, एंडोकार्प कहलाती है। तो एक फल के 3 भाग हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। और तीनों को मिलाकर के कहते हैं एपिकार्प, पेरिकार्प। सॉरी क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्प, फल भित्ति। अब ये फल भित्ति किससे बनी है, अंडाशय की भित्ति से क्या बनती है, फल भित्ति बनती है। अंडाशय की जो आंतरिक संरचना होती है वो फल का निर्माण कर लेती है। यहाँ तक तीनों भित्ति के नाम ध्यान में रखोगे, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। आम का हम क्या खाते हैं, आम का हम मीजोकार्प खाते हैं। आम का हम मीजोकार्प खाते हैं। जबकि आपको कोई पूछ ले कि आप नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का पन खाते हैं, भ्रूणकोश खाते हैं, भ्रूणकोश खाते हैं नारियल का। ठीक है, चले यहाँ तक। फिर अपन कहेंगे कि जो फल है ये 2 प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के फल पाए जाते हैं। एक होते हैं सत्य फल, एक क्या है, सत्य फल, और दूसरे क्या होते हैं, असत्य फल।
फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सुनो, सत्य फल कौन से हैं? निषेचन के बाद, भाई निषेचन तो होना है। निषेचन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, और वो युग्मनज किस में बदल जाता है? वो गुण में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद में, किसके बाद में? निषेचन के बाद में किसका निर्माण हो जाए? फल का निर्माण, यानी अंडाशय है। निषेचन के बाद में अंडाशय किस में बदल जाए? फल में बदल जाए। निषेचन के बाद में अंडाशय फल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जो लगभग यही सत्य फल ही है, लगभग जैसे आम वगैरह, है ना। सत्य जो फल होते हैं, अगर वो कैसे हो सकते हैं? वो मासल भी हो सकते हैं, जिसे जूस, जैसे आम है वो मासल ही है। बेर है, बेर भी एक क्या होता है? मासल ही तो होता है। बड़े वाले जो बेर अपन खाते हैं उनमें गुद्दा तो पाया जाता है। जिनमें गुद्दा पाया जाता है वो कौन से होते हैं? मासल होते हैं। कुछ सूखे हुए भी होते हैं, कुछ सूखे हुए भी होते हैं। जैसे सरसों के बीज कैसे सूखे हुए तो होते हैं, कैसे होते हैं? सूखे हुए पाए जाते हैं। मूंगफली है, सूखी हुई अवस्था में होती है, तो इस प्रकार की। उसके बाद में देखो असत्य फल कौन से हैं? असत्य फल कौन से हैं? कि निषेचन तो होना है ही। निषेचन में अंडाशय को छोड़ करके पुष्प का कोई भी भाग फल का निर्माण करता है। पुष्प का कोई भी भाग किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। वो क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। भाई अंडाशय है, अगर वो फल का निर्माण कर रहा है तो सत्य फल हो गया। और अंडाशय के अलावा निषेचन के बाद में पुष्प का कोई भी भाग अगर फल का निर्माण कर रहा है तो क्या कहलाता है? असत्य फल कहलाता है। असत्य फल के अंदर जैसे एक पुष्पासन, आपने नाम सुना होगा ना। जैसे मान लो ये क्या है, फिर यहाँ पे ये फुला हुआ भाग है, और ये जो फुला हुआ भाग है, इस फुले हुए भाग पे ये क्या लगे हुए? पुष्प के भाग लगे हुए। तो ये फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। और पुष्पासन से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है ना। ऐसे ही जैसे बाह्य दल, दलपुंज, ये अगर पुष्प फल का निर्माण कर ले तो ये भी क्या कहलाएंगे? असत्य फल ही कहलाएंगे। पुष्पासन का उदाहरण है सेब, असत्य फल है सेब। पुष्पासन फुली हुआ पाया जाता है। 2 प्रकार याद हो गए, सत्य और असत्य। अब एक और सुनो, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जन फल। बिना निषेचन के अंडाशय जो है वो फल का निर्माण कर ले, अनिषेक फल, यानी कि बिना निषेचन के। बिना निषेचन के, बात समझ में आ गई? बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, अनिषेक जनन होता है बच्चों। अब अनिषेक जनन है, कई बार प्राकृतिक रूप से भी होता है। जैसे प्राकृतिक रूप में दूं तो केला, निषेचन के बिना ही फल बनता है केला, इसीलिए केले में बीज नहीं होते रे। इसीलिए केले जो अनिषेक फल होंगे ना, ध्यान में रखना, जो अनिषेक फल होंगे उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कुछ बीज वाले फल है ना, अगर मानव जो है यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर या फिर कृत्रिम रूप से उन्हीं फल को बिना बीज के बनाना है, अगर फल को बिना बीज के बनाना है तो वो तो अनिषेक जनन है। एक तो अनिषेक जनन या अनिषेक जो फल है वो अपने आप बने, प्राकृतिक रूप से बने, एक उनको अपन कृत्रिम रूप से बनाए तो उनको क्या कहते हैं? प्रेरित अनिषेक जनन। और प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कुछ हार्मोन काम में लिए जाते हैं। कुछ पादप हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तो आपसे पूछ ले
अनिषेक जनन की क्रिया में कौन से हार्मोन काम में लिए जाते हैं? तो आप क्या कर दो, ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन काम में लिए जाते। परिभाषा जरूर पूछ सकता है, अनिषेक फल किसे कहते हैं? तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन से होता है, इन फलों में बीज अनुपस्थित होते हैं, जैसे केला। इतनी बात हो गई यहाँ तक फल से संबंधित। अरे हो गई क्या? फल क्या है? परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। अगर निषेचन के बाद में अंडाशय से फल बना है सत्य फल, अगर निषेचन के बाद में पुष्प का कोई भी भाग फल का निर्माण, अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई भी भाग फल का निर्माण करता है, असत्य फल कहलाता है। फल की जो भित्ति है उसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प में एपिकार्प जो बाह्य भित्ति, मीजोकार्प मध्य भित्ति, एंडोकार्प है आंतरिक भित्ति। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हुआ है, अनिषेचन कहलाता है। जैसे केला, और इसमें क्या नहीं पाए जाते? बीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? बीज नहीं पाए जाते। सुन लिया? ये इसका उदाहरण भी दे दिया मैंने, एपिकार्प के उदाहरण भी मैंने आपको दे दी। से बेर मान लो, बेर का छिलका, बेर का गुद्दा और बेर की गुठली, तीनों पार्ट हो गए। अरे तीनों पार्ट हो गए ना, बेर का छिलका, बेर का जो गुद्दा हम खाते और बेर की गुठली, तीनों भाग हो गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सुनो, अब हम कुछ लैंगिक जनन की कुछ या अलैंगिक जनन की कुछ विशेष विधियों की बात करेंगे। ये तो हमने बात कर दी लैंगिक जनन। देखो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो अलैंगिक जनन से संबंधित था पादपों में। दूसरा हो गया पादपों के अंदर लैंगिक जनन से संबंधित, वो भी किसमें? पुष्पीय पादपों के अंदर। अब हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, असंजनन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? असंजनन किसे कहते हैं? संजनन क्या है? एक नया शब्द आया है आपके लिए, असंजनन क्या होता? देखो, असंजनन एक विशेष प्रकार की प्रजनन की विधि है। ये है तो अलैंगिक जनन, लेकिन नकल किसकी करता है? लैंगिक जनन की ही नकल करता है। अब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे, असंजनन किसे कहते हैं? असंजनन किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? असंजनन का मतलब है ऐसा लैंगिक जनन, ऐसा लैंगिक जनन जिस जनन में अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन अनुपस्थित हो और अनुपस्थित से भ्रूण का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए, असंजनन कहलाता है। देखो असंजनन हकीकत में तो भ्रूण का निर्माण है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें साथ में बीज शब्द भी साथ में दे दिया। हालांकि बीज शब्द इसमें शामिल नहीं करते अपन असंजनन में, लेकिन हमारी जब बुक में दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ता है और उसी बुक के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारे बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो आप क्या कहोगे? लैंगिक जनन है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, यानी मान लो ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो तो युग्मक नहीं बने। क्या नहीं बने? युग्मक नहीं बने। जब युग्मक ही नहीं बने तो निषेचन की क्रिया नहीं हुई, और फिर भी भ्रूण का निर्माण हो गया और बीज का निर्माण हो गया, तो क्रिया क्या कहलाती है? असंनिषेचन कहलाती है। बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण है तो ऐसे बीज क्या कहलाते? असंजननी बीज कहलाते हैं। असंजनन से किस प्रकार के बीज बन गए? असंजननी। पढ़ लो फटाफट, मैं बोर्ड के आगे से हट चुकी हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी पढ़ना। संजनिक बीज कौन से बीज? ऐसे बीज जो असंजनन से बनते हैं उन्हें असंजननी बीज कहते हैं।
परिभाषा मैन है, बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना निषेचन के भ्रूण व बीज का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। हकीकत में भ्रूण का निर्माण होना, हकीकत में ये भ्रूण का निर्माण होना है। अब होता कैसे है? अब होता कैसे तो सुनो, इसके अंदर अपन दो विधि काम में लेते हैं। दो विधि का बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण किस प्रकार होता है तो सुनो। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना, तो एक तो है पुनरावर्ती, अनरावर्ती। दो शब्द काम में लेंगे। एक शब्द क्या है? अनरावर्ती, अनावर्ती। एक है अनावर्ती, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। अनावर्ती क्या है? सुनो, अनावर्ती किसे कहते हैं? अनावर्ती का मतलब ये होता है, सुनिएगा, मैं पूरी बात बताऊँ। एक भ्रूणकोश है, मेरी बात पूरी सुनते जाना। भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिका है ना। भ्रूणकोश में सहायक कोशिका है और भ्रूणकोश के अंदर क्या है? अंड कोशिका है, अंड कोशिका है। अब भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका, ये सारी की सारी कैसी है? अगुणित कोशिका है। भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाना, और ये बना हुआ भ्रूण भी क्या होता है? अगुणित। भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? अनरावर्ती, असंग निषेचन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तीनों कोशिका आपको पता है कहाँ कहाँ होती है। अब देखो, जब ये अगुणित है तो इससे बनने वाला भ्रूण भी क्या बनेगा? अगुणित बनेगा, क्योंकि जब निषेचन हो जाता ना तब तो द्विगुणित हो जाती है अवस्था, तो बनने वाला भ्रूण भी क्या बनेगा? अगुणित भ्रूण ही बनेगा। ये जो पुनरावर्ती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के निर्माण के समय भ्रूणकोश की कोशिकाएं द्विगुणित रह जाती है। भ्रूणकोश की कोशिकाएं क्या रह गई? द्विगुणित। तो द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना। अब भ्रूण द्विगुणित कोशिका से बना है तो भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित ही होगा। तो असंग निषेच, अगर अगुणित कोशिका में बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है तो अगुणित भ्रूण होता है। अगर वही भ्रूण द्विगुणित कोशिका से बन रहा है तो द्विगुणित होता है। अब ये द्विगुणित हुआ कैसे? देखो, हम क्या क्या कहते हैं कि जो बीजांडकाय हैं, हमने पढ़ा था कि जो बीजांडकाय की जो कोशिका है वो विकसित होकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है? गुरु बीजाणु बनता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है उसमें विभाजन की क्रिया से क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बीजांडकाय की जो द्विगुणित कोशिका है उसे द्विगुणित मात्र कोशिका का निर्माण हो गया, और इस द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बिना किसका निर्माण हो गया? भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। उस भ्रूणकोश में तो द्विगुणित भ्रूणकोश हो गया, और द्विगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका कैसी है? द्विगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। और द्विगुणित कोशिका सीधे ही किसका निर्माण कर लेती है? भ्रूण का निर्माण कर लेती है। अगर ये द्विगुणित कोशिका के अंदर निषेचन हो जाए तो 4 गुणा क्रिया चली जाती, इसीलिए बिना निषेचन के ही द्विगुणित अंड कोशिका या द्विगुणित मादा युग्मक, ऐसे कह दो, द्विगुणित मादा युग्मक किसमें परिवर्तित हो गया? भ्रूण में परिवर्तित हो गया। तो अगर देखो, अगुणित से हो रहा है अनरावर्ती,
द्विगुणित में बिना निषेचन के गुण का निर्माण हो रहा है तो क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। बस बात खत्म। चलो फिर अगला छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। तो बहुत सारे एम्ब्रियो अगर बन रहे तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? देखो, सामान्य अवस्था के अंदर एक बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है। एक भ्रूण कोश के अंदर एक अंड कोशिका होती है। एक अंड कोशिका में निषेचन करके युग्मनज बनता है। वो एक जो युग्मनज बना है वो आगे जाकर के एक भ्रूण बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक जो निषेचित बीजांड है उस निषेचित बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। अभी क्या कहा था मैंने? बीजांड का है कि एक कोशिका है, एक कोशिका विभाजित होकर के मात्र कोशिका बनाती है। मात्र कोशिका विभाजित होकर के एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनाती है। एक क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो आगे जाकर के एक भ्रूण कोश बनाएगा। एक भ्रूण कोश के अंदर एक अंड कोशिका होती है। एक अंड कोशिका में निषेचन से क्या बन गया? युग्मनज बन गया। और जो युग्मनज का जो निर्माण हुआ है उस युग्मनज से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एक से एक ही भ्रूण बना, एक से एक ही भ्रूण बना। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता सामान्यतः किसकी विशेषता होती है? अनावर्त बीजी पादपों की, अनावर्त बीजी पादपों की विशेषता होती है। अनावर्त, हाँ। लेकिन एंटवन ल्यूवेनहॉक ने आवर्त बीजी पौधों के अंदर भी बहुगुणिता का अध्ययन किया। और वो आवर्त बीजी जो पौधे वो क्या है? संतरा, नींबू। बात समझ में आ गई? बहुत सारे भ्रूण बनते हैं लेकिन वो अनावर्त बीजी पौधों की विशेषता होती है। लेकिन एंटवन ल्यूवेनहॉक ने आवर्त बीजी पौधों के अंदर भी इसको देखा। फिर अपन ये कहेंगे कि आवर्त बीजी पौधों में एक से अधिक भ्रूण बन तो जाते हैं लेकिन क्रियाशील एक ही भ्रूण होता है। क्रियाशील केवल एक ही भ्रूण होता है। बाकी के सभी जो भ्रूण बनते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक पादप है वेनेडा, जिसे अधिपादप कहते हैं। जो पादप किसी दूसरे पादप की सहायता से वृद्धि करते हैं उन्हें एक पादप के ऊपर दूसरा पादप पाया जाता है, वो अधिपादप कहलाते हैं। तो वेनेडा एक ऐसा पादप है जिसमें बनने वाले सभी गुण विकसित होते हैं। बनने वाले सभी गुण परिपक्व होकर के आगे बीज बनाते हैं, बीज भी बनता है, पौधे भी बनते हैं। और सामान्यतः गुण ज़्यादा बन तो जाते हैं लेकिन मृत अक्रियाशील हो जाते, केवल एक ही विकसित होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुगुणिता किसे कहते? एक से अधिक गुण का बनना बहुगुणिता है। एंटवन ल्यूवेनहॉक ने नींबू यानी सिट्रस पादप कहते हैं इनको, एक साथ सिट्रस पादप, नींबू संतरे की एक साथ सिट्रस पादप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अब सुनो, अभी बहुगुणिता आई कैसे? जबकि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अपन सामान्य परिस्थितियां पढ़ के आए थे लैंगिक जनन की, जहाँ पर एक बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है। एक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका होती है और एक अंड कोशिका से एक युग्मनज बनता है। और वो जो युग्मनज होता है वो आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है। एक ही भ्रूण बना।
फिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि एक पादप में बहुत सारे गुण बन गए। तो सुनो वो परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है, सुनो वो परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है। उन परिस्थितियों में सबसे पहले है विदलन, प्राक भ्रूण। प्राक भ्रूण किसे कहते हैं, युग्मनज को कहते हैं। पहली परिस्थिति है युग्मनज में विदलन। मनज में विदलन के समय कुछ परिवर्तन हो जाते। एक विधि तो ये पढ़ेंगे, दूसरी विधि अपन पढ़ेंगे भ्रूणकोश की सभी कोशिका या भ्रूणकोश की कोशिकाएं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर ले। एक अपन पढ़ेंगे एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का होना, एक से अधिक भ्रूणकोश का होना। तीन परिस्थितियां पढ़ेंगे। पहली परिस्थिति देखो, सामान्य निषेचन, युग्मनज है, निषेचन से क्या हुआ, युग्मनज बन गया। अनिषेचन तो वो तो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। यहाँ क्या बन गया, निषेचन से युग्मनज बना। अब हमें पता है इस युग्मनज से विभाजन से पहले दो कोशिका बनेगी। एक होती है शीर्षक कोशिका, है ना, और एक क्या होती है, आधारीय कोशिका। आगे सामान्य अवस्था में शीर्षक कोशिका क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो युग्मनज है, युग्मनज से बनने वाली सभी कोशिका आगे जाकर के किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले। तो एक से अधिक भ्रूण बने कि नहीं बने रहे। ये तो थी सामान्य अवस्था, लेकिन बहुगुणिता में क्या होगा, एक युग्मनज में विभाजन से जितनी भी कोशिका बनी वो सभी कोशिका आगे जाकर के किसका निर्माण कर ले, अलग अलग हो गई। ये कोशिका क्या हो गई, अलग अलग हो जाती है और अलग अलग होकर के किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। दूसरी परिस्थिति क्या थी, जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज के अंदर किसका निर्माण हो गया, मुकुल। छोटी छोटी ये देखो बाहर की तरफ वृद्धि हो गई युग्मनज में, और युग्मनज में बाहर की तरफ जो वृद्धि हुई है उसे मुकुल कहते हैं। और ये सभी मुकुल आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। तो युग्मनज से बहुत सारे भ्रूण बन गए। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, जो युग्मनज है, इस युग्मनज से धागे नुमा संरचना बनती है। तंतु में क्या बनी, तंतु बने, यानी तंतु में संरचना बनी। और ये जो तंतु में संरचना बनी ये आगे जाकर के किसका निर्माण कर देगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी। तो एक युग्मनज से विभाजन से जितनी कोशिका बनी वो सभी कोशिका अलग होकर के अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर ले। युग्मनज से मुकुल का निर्माण होता है और सभी मुकुल भ्रूण का निर्माण कर ले। तीसरी परिस्थिति में एक युग्मनज से तंतु बनते हैं और ये सभी तंतु किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले। तो इस प्रकार से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो गया। एक परिस्थिति ये है कि एक जो भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका है, क्या अंड कोशिका। भाई अंड कोशिका से तो होना ही होना है, युग्मनज बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रतिमुखी कोशिका 3 है, सहायक कोशिका 2 है, ये भी किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले। ये भी अगर भ्रूण का निर्माण कर ले तो एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। लेकिन क्या कहा था मैंने, कितने भी भ्रूण बन जाए भले ही, विकसित तो एक ही भ्रूण होगा, बाकी के सभी भ्रूण क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय अवस्था में हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एक बीजांड है ना, एक बीजांड है। सामान्य अवस्था में एक बीजांड में एक ही तो भ्रूण कोश होता है,
एक ही तो भ्रूणकोश होता है। लेकिन अब वो भ्रूणकोश कैसे बना, आपको याद होगा बीजांडकाय। बीजांडकाय की जो द्विगुणित कोशिका है वो क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन से एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है और 3 अक्रियाशील बनते हैं। जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बना उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होने से किसका निर्माण हो गया, भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। तो एक बीजाणु में एक ही तो भ्रूणकोश बना। कई बार ऐसा होता है कि जो बीजांडकाय की बहुत सारी कोशिका है, बीजांडकाय की अधिक जो कोशिका है वो अधिक कोशिका क्या बना लेती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बहुत सारे क्या बन जाते हैं, गुरु बीजाणु बन जाते हैं। और वही गुरु बीजाणु सभी के सभी गुरु बीजाणु आगे विकसित होकर के क्या बना लेते, भ्रूणकोश बना लेते। और उस भ्रूणकोश में पाए जाने वाली अंड कोशिका, उस भ्रूणकोश में पाए जाने वाली अंड कोशिका आगे जाकर के किसका निर्माण कर लेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी। तो एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश कैसे बने, बीजांडकाय की कोशिका एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह बहुत सारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। और बहुत सारे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अधिक क्या बनते, गुरु बीजाणु। जब अधिक गुरु बीजाणु बन गए क्रियाशील तो अधिक ही क्या बनेंगे, भ्रूणकोश बनेंगे। जब अधिक भ्रूणकोश बन गए तो उसमें अंड कोशिका भी अधिक मिलेगी और वो अंड कोशिका फिर क्या बना लेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी, युग्मनज बना लेगी। तो ये 3 कंडीशंस है कि एक बहुगुणिता कब आ सकती है। और बहुगुणिता सामान्यतः किसकी विशेषता है, अनावर्त बीजी पादपों की विशेषता है। लेकिन आवर्त बीजी पादपों के अंदर भी ये देखने को मिली है। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। बहुगुणिता किसे कहते हैं, असंग निषेचन। असंग निषेचन में निषेचन नहीं होता, ये ध्यान में रखना। और बहुगुणिता में अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तीसरी, हाँ निषेचन हो सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी विशेषता देखो, फिर हम पढ़ेंगे। आपने संकर बीज के अंदर असंग निषेच जनन की क्या विशेषता है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक है संकर बीज और असंग जननी बीज, असंग जननी बीज। देखो संकर बीज, संकर आपको पता ना किसे कहते हैं, संकरण क्या था, 2 अलग अलग प्रजाति या समान प्रजाति के अच्छे गुणों को मिला करके जो संतति पैदा की जाती है उसे कहते हैं संकर संतति। तो मैं यही यहाँ क्या हो गया, 2 अलग अलग प्रजातियों के अच्छे गुणों को विकास करके जो बीज बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकर बीज कहते हैं। जो ये संकर बीज है, इस बीज से जो फसल है, उस जो फसल की उत्पादकता अधिक है, फसल की 100% उत्पादकता अधिक होगी, लाभदायक होंगे। बस। और आजकल किसान काम में लेते हैं ना, संकर बीज नहीं बोते हैं कि खेतों में, आप भी देखते हो उनके दाने बड़े होते हैं, गुणकारी होते हैं। ज़्यादातर यही काम में लिया जाता है। क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि उससे फसल अच्छी होती है, कम पैसों में कम समय में फसल ज़्यादा होती है, इसीलिए उत्पादक तो ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी एक हानि है कि संकर जो बीज है किसान को हमेशा मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। हर साल प्रतिवर्ष किसानों को संकर बीज बाजार से खरीद के लाने पड़ते हैं, इसीलिए ये थोड़ा महंगा पड़ता है। क्योंकि जो संकर बीज है उसको बोया, उससे एक पौधा बना, इस पौधे के क्या बने, पुष्प बने, और उस पुष्प में फिर क्या हो गया, लैंगिक जनन हो गया। अब लैंगिक जनन होने की वजह से उस संकर जो बीज के लक्षण विभाजित नहीं हो गए क्या, संकर बीज से ये 2 पौधे बने। सुनो मेरी बात, ये 2 पौधे बने।
बन गए ये दो पौधे। सुनियो सुनियो, है ना, ये दो पौधे बने संकर बीज से। इन पौधों के अंदर क्या हुआ, परागण की क्रिया हुई, परागण क्रिया हो गया तभी तो बीज बनेंगे, और नए बीज कैसे बनेंगे, परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया से फिर निषेचन। तो इन निषेचन में इन दोनों के गुण ही तो आ गए। निषेचन से क्या बना, युग्मनज बना, युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, क्या बने, बीज बने। अब ये बीज ही तो अपन बोरों में भर भर के लाते हैं, अरे लाते हैं ना। फिर जब इन बीजों को अपन अगली साल उगाएंगे तो इस बीज के लक्षण और इस बीज के लक्षण अलग अलग नहीं है क्या, दोनों है ना। बात समझ में आ गई ना मेरी ये बात। तो इसीलिए कि संकर बीज से लैंगिक जनन की क्रिया होने से लक्षणों का विभाजन हो जाता है और गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए किसान अगर संकर बीज बोना चाहता है तो हर बार बाजार से नए बीज खरीद के लाएगा। असंजन्य जो बीज है, इन बीज में निषेचन की क्रिया में, निषेचन के बिना बीज बनते हैं कि बाजार से एक बार ये बीज खरीद के लेके आ गए। सुनो, इन बीज को हमने बो दिया, इन बीज को हमने क्या कर दिया, बो दिया। इसके पुष्प लग गए, क्या लग गए रे, इसके पुष्प लग गए, लगे ना, पुष्प लग गए इसके। अब इसके जो पुष्प लगे हैं, इन पुष्प में निषेचन तो होगा ही नहीं, बिना निषेचन के ही क्या बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। तो सुनो मेरी बात, ये जो बीज था, इस बीज से ये पौधा बना, इस पौधे से ही ये वापस बीज बन गए। तो इस बीज में जो लक्षण थे वो इस बीज में नहीं आ गए क्या, यानी कि लक्षणों का विभाजन नहीं हुआ। और जब लक्षणों का विभाजन ही नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो, जब लक्षणों का विभाजन ही नहीं हुआ है तो लक्षण भी परिवर्तित नहीं होंगे और ये बीज प्रतिवर्ष काम में लिए जा सकते हैं। तो संकर बीजों को पर प्रतिवर्ष काम में नहीं ले सकता किसान, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन से लक्षणों का विभाजन हो जाता है, जबकि इन बीजों को प्रतिवर्ष काम में ले सकता है। ये अंतर है इसमें, क्योंकि निषेचन नहीं पाया जाता। तो बच्चों, ये हमारी आज की क्लास थी, ये लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने तो वो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों, सभी के सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, लर्न रखे। आगे की क्लास अपन बाद में शेयर करेंगे, थर्ड वाला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।